तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक नई शुरुआत आज इस चैनल के माध्यम से हम करने चल रहे हैं। जैसा कि आपके बीच में आप लगातार जितने भी प्रशिक्षु प्रथम सेमेस्टर से सेकंड में गए हुए हैं, उनके लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भैया जो पवन सीरीज है, ठीक है, यहां आपको पता है साहित्य पब्लिकेशन से ये पवन सीरीज आती है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, साहित्य पब्लिकेशंस की सारी बुक अपने आप में बेस्ट होती है ना। मैं ये भी कहता हूं कि कोई बुक अपने आप में खराब नहीं होती है, लेकिन जिसका जिस पर कॉन्फिडेंस होता है वो बेहतर होती है ना। तो देख सकते हैं आज आपके बीच में एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा यानी एजुकेशन फर्स्ट पेपर की शुरुआत इस वीडियो से करने हम जा रहे हैं। पवन सीरीज फतह देख सकते हैं, एक महत्वपूर्ण श्रृंखला अति लघुत्तरीय प्रश्नों की हम आपके बीच में रखे हुए हैं। ठीक है, देखिएगा, बहुत ज्यादा हम डीपली तो चर्चा नहीं करेंगे, एक सतह तरीके से आपके बीच में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहली चीज ध्यान रखिएगा, इस वर्तमान भारतीय समाज में, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है लगभग थॉट वाले क्वेश्चन अधिकतर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे किसकी कौन सी परिभाषा है, अरे पूरे पेपर में तो पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, पहली चीज ध्यान रखिएगा, ये पेपर आपका मेरे दोस्त 50 नंबर का होता है। ठीक है, 50 नंबर का ये फर्स्ट पेपर आपका होता है, 50 नंबर में, जिसमें आपको 25 नंबर पाने की दरकिनार होती है। ठीक है, अगर आप 25 नंबर पाते हैं तो ठीक है, अगर आप 24 नंबर पाते हैं तो आपका बैक हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आप टारगेट इस चीज का बनाइएगा, ठीक है, कि ताकि आप एक बेहतर स्कोर कर पाए। क्योंकि कोई भी अगर आपको पढ़ा रहा है, कोई लिखा रहा है, तो हर कोई चाहता है कि हमसे पढ़ने वाला जो लड़का है वो बेहतर परफॉर्मेंस करे, है ना। तो चलिएगा, एक बार मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि यहां से जो चीजें दी गई हैं आपको बेहतर लगी है या नहीं लगी है। देखिएगा, सबसे पहला आपके बीच में दिया जा रहा है क्वेश्चंस है। ठीक है, इस क्वेश्चंस को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक भैया, चलेगा, थोड़ा सा हम जूम करने का प्रयास करते हैं, आप अच्छी तरह से इस चीज को एक एक चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए देखिए, सबसे ऊपर कहा जा रहा है अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म लेना ही अच्छा है, यह कथन किसका है। ठीक है, आपसे कभी यह नहीं पूछेगा कि इसका मतलब क्या होगा, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म लेना अच्छा है, कभी इसका अर्थ नहीं पूछेगा, डायरेक्टली दे देगा। ठीक है, कि अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म लेना अच्छा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन ही आपको देगा। ठीक है, और कहेगा कि यह कथन किसका है। यही कथन आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, इसका आंसर हालांकि प्लेटो होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपसे बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है कि ये किसका कथन है। ठीक है, एक तो आपको प्लेटो दे देगा, दूसरा आपको अरस्तु दे देगा, तीसरा आपको रेमंड दे देगा। ठीक है, इसी तरह से चौथा आपको कुछ और दे देगा। ठीक है, शेक्सपियर दे देगा, कोई भी नाम आपको दे देगा, है ना। तो आपको यही चीज बताने की मेरे दोस्त जरूरत होगी कि यह कथन किसका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है ज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म लेना ही अच्छा है, यह कथन किसका है, आप कहेंगे प्लेटो का है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि महर्षि वेद व्यास ने शिक्षा के विषय में क्या कहा है। ठीक है भाई, महर्षि वेद व्यास थे। ठीक है, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। ठीक है, ये आपको पता है। अब यहां कहा जा रहा है, एक क्वेश्चन तो ये भी आपका बन गया कि वे महाभारत के रचनाकार कौन थे, आप कहेंगे वेद व्यास थे। ठीक है, चलेगा, देखिए कहा जा रहा है कि महर्षि वेद व्यास का कथन है कि ज्ञान शिक्षा जीवन के सत्य का दिग्दर्शन नहीं कराता, प्रत्युत वह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। क्या, ज्ञान। ठीक है, अब यह कह रहे, इसका अर्थ समझिएगा, महर्षि वेद व्यास कह रहे हैं कि, अच्छा पूछा जा रहा है महर्षि वेद व्यास ने शिक्षा के विषय में क्या कहा। अब मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप अपनी बातों को भी कह सकते हैं, अपनी बातों को लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा एग्जामिनर दिमाग लगाएगा और आपने अपनी बातों को लिखा तो वो फटाक से काट देगा। ठीक है, थोड़ा सा इनके कथन को कोरिलेट करते हुए आपको लिखना पड़ेगा। जैसे अगर ये 2 नंबर में हम मानते हैं कि ये 2 नंबर में आ गया, ठीक है, अभी तो ये आपके लघुत्तरीय जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे 1 नंबर के हैं।
है ना। अगर ये हम मानते हैं कि 2 नंबर में आ गया आपका, ठीक है, तो आपको इतना लिखेंगे तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। लेकिन अब यहां आपसे क्या पूछा जा रहा है, महर्षि वेद व्यास ने जो है महर्षि वेद व्यास ने शिक्षा के विषय में क्या कहा है। तो महर्षि वेद व्यास ने ज्ञान शिक्षा जीवन का, ठीक है भाई, शिक्षा का अर्थ क्या होगा, ठीक है, दिग्दर्शन नहीं कराता, सिर्फ जीवन के सत्य का दिग्दर्शन नहीं कराता, परंतु यहां प्रत्युत लिखा है, यहां परंतु आप लिख सकते हैं, परंतु वह व्यक्ति को बोलना चालना व्यवहार करना भी सिखाता है। ठीक है भाई, जब हम आपने जानवरों को देखा होगा, कहा हम जानवर शिक्षा ग्रहण करते हैं, नहीं करते, उन्हें बोलने का शऊर होता नहीं होता है। या अशिक्षित व्यक्ति के पास अगर आप चले जाइए, जैसे हम आप पढ़े लिखे इंसान है, हम आप बेहतर तरीके से आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, आप हमसे बेहतर तरीके से बात कर रहे हैं, है ना। आप किसी जो है निरक्षरों की श्रेणी में चले जाए, उनसे आप बात करिए, हम आप जैसे बात नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यही चीजें महर्षि वेद व्यास ने कहा है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया। थोड़ा सा तबीयत कुछ डिस्टर्ब है, खांसी आ रही है, क्षमा कीजिएगा। ठीक भैया, चलेगा। दूसरा कहा जा रहा है शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार शिक्षा क्या है। अब मुझे बताओ, पहला क्वेश्चन भी कथन, दूसरा क्वेश्चन भी कथन, तीसरा वाला भी कथन, ठीक है। अब यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे अगर पर्सनल आपसे किसी साइंटिस्ट के बारे में पूछ लिया गया, ठीक है, जैसे शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार शिक्षा की परिभाषा आपसे पूछ ली गई, चलिए ठीक है, हम मानते हैं आपको नहीं आ रहा, अब क्वेश्चन ये छूटने के कगार पर है ना। तो आप यार किसी भी साइंटिस्ट के अनुसार लिख दीजिए, हो सकता है नंबर आपको, क्वेश्चन छोड़ने से बेहतर है कि कम से कम आप कॉपी को भर दीजिए, है ना। वैसे डीएलएड में ये देखा जाता है कि अगर कॉपी को आप कितना भी क्यों ना भरे रहे, जब तक आप फैक्ट नहीं लिखते तब तक आपको नंबर नहीं मिलता है। लेकिन मेरे हिसाब से आप कॉपी को भरिए, ठीक है। अब नहीं आ रहा है तो कम से कम क्वेश्चन छोड़ने से बेहतर है कि हम आप कॉपी को लिख दे, ठीक भैया। चलिए, कहा जा रहा है टी रेमंड के अनुसार शिक्षा क्या है। कहा जा रहा है शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था तक चलता है। जब आप प्रथम सेमेस्टर में थे तो मैंने अवस्थाओं को पढ़ाया था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है, सारी अवस्थाओं को पढ़ाया था। और उम्मीद करते हैं अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, शिशुअवस्था क्या होती है, बाल्यावस्था क्या होती है, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था क्या होती है, आप बेहतर तरीके से इन चीजों को जान पाएंगे। ठीक है, कहा जा रहा है परिपक्व अवस्था तक चलता है तथा जिसमें मनुष्य आपको आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। ठीक है, यह किसके अनुसार परिभाषा है, यह टी रेमंड के अनुसार परिभाषा है। ठीक है, चलिएगा आगे। शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है। भाई हमारे आपके परिवेश में शिक्षा शिक्षा की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, यही तो कहा जा रहा है शिक्षा के उद्देश्य की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम आप निरक्षर भी रह सकते थे, मत पढ़िए, लेकिन जरूरत क्यों पड़ी समझना चाहिए। कहा जा रहा उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है, ठीक है, जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। ठीक है, शिक्षा उद्देश्य की क्या आवश्यकता। देखिएगा कुछ चीजें आपको यहां पर टफ लगेंगी, आप अपने अनुसार लिखिएगा। ठीक है भाई, आपके पास भगवान ने दिमाग दिया, 2 हाथ दिया है, 2 पैर दिया है, सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से लिखिए, बेहतर लिखेंगे, हमसे बेहतर आप करेंगे। ठीक है, आप ये ठान लीजिए कि नहीं हमको जो है आपसे ज्यादा आता है। ठीक है, हम मान लेंगे हमको नहीं आता है। ठीक है, अगर इस चीज को आपने ठान लिया तो मैं दावा करता हूं यार परीक्षा में आपको कोई फेल नहीं कर सकता। लेकिन पहले से आप धनुआ बाण रख देते यार, हमारा तो बाल विकास कमजोर है, वर्तमान भारतीय समाज में हमारा इतना 50 नंबर का कैसे हम पास होंगे। ठीक है, ये सब धारणाएं अगर आएंगी आपको डिमोटिवेट कर रही हैं। ठीक है, आप अपने आप से मोटिवेट हुई, बगल वाला आपको डिमोटिवेट करेगा, वो चाहेगा कि नहीं आपका बैक लगे, लेकिन आपको अपने हिसाब से समझना है। ठीक है, चलिए स्वस्थ शरीर में सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, किसका कथन है, अरस्तु का कथन है। ठीक है, चलिएगा अगला, ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है, यह कथन किसका है, आप कहेंगे शेक्सपियर का है। ठीक है,
अब मुझे बताओ भैया, अब इसमें हम आपको क्या चीज समझाएं? ठीक है, इसमें कोई चीज यार समझाने वाली कथन में नहीं है, ठीक भैया, इसलिए कोई चीज हम आपको बता नहीं रहे हैं। चलिए, ये हो गया। आगे हम आपसे बात करें, कहा जा रहा है, ये तो हो गया, ठीक है। देखिएगा, हाँ, यह शेक्सपियर का है। और शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, ठीक है, इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, एक सेकंड। चलिए, देखिएगा, आप क्वेश्चंस को देखते हुए चलिएगा भैया, एक एक चीजें, अगर इसकी इस पीडीएफ की जरूरत आपको पड़ रही है तो आपके पास साहित्य पब्लिकेशन यानी सीरीज ये वाली होगी, पवन सीरीज से ये चल रहा है, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। नहीं लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर इसे हम डाल देंगे, ठीक है। चलिए, कहा जा रहा है, कहाँ गया, हाँ ये तो हो गया, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, अच्छा ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों का उचित और सामंजस्य पूर्ण मिश्रण है, पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और शिक्षा की जो है सच्ची व्यवस्था का आधार है। यह किसने कहा है? यह महात्मा गांधी ने कहा। इतना बड़ा कथन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कभी भी छोटा छोटा कथन आपसे पूछा जाता है भैया, ज्यादा बड़ा कथन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सिलेबस में रखा गया है तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नजरअंदाज मत करिएगा। हो सकता है, मैं कह रहा हूं ना पूछा जाए, हो सकता है पूछ लिया जाए। वैसे रिकॉर्ड कभी ये पूछा नहीं गया है, बट रेयर केस की बात है, ठीक है। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या है? ठीक है, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या होगा? कहा जा रहा अभिव्यक्ति अथवा बालक के शक्तियों का सर्वांगीण विकास, ठीक है। सर्वांगीण विकास मतलब टोटल उसका विकास, ठीक है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, किसी भी प्रकार का डेवलप हो, सामाजिक डेवलपमेंट, किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट, ठीक है, ये सर्वांगीण विकास के अंदर। ये शब्द अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। इस सर्वांगीण शब्द को जरूर आप कंठस्थ करिएगा, ठीक भैया। चलिएगा, अगला आपसे कहा जा रहा है अनौपचारिक शिक्षा क्या है? औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है, दोनों शिक्षा के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन यहां आपके बीच में आया है अनौपचारिक शिक्षा क्या है। तो आप कहेंगे अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास, आडंबरहीन, अव्यवस्थित और आकस्मिक, सर्वत्र, सभी दशा में, परिस्थिति, अवस्था एवं सभी व्यक्तियों द्वारा दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, अनौपचारिक शिक्षा जो है वो बिना प्रयास, आप कुछ प्रयास मत करिए तभी आपको शिक्षा मिल जाएगी, ठीक है। आडंबरहीन, इसमें कुछ चीजें होती ही नहीं है, ठीक है। अव्यवस्थित, आप कहीं भी चाहे जैसे मन का तैसे बैठ जाइए, ठीक है, इसमें कोई व्यवस्था नहीं होती। आकस्मिक, कभी भी, ठीक है, ये शिक्षाएं आपको मिल सकती है ना। और जो औपचारिक शिक्षा होती है उसके लिए एक नियत स्थान होता है, नियत सब कुछ होता है, ठीक है। चलिए, दूसरा आपका है दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक हैं? दूरस्थ शिक्षा के एक मुक्त शिक्षा है, एक मुक्त अधिगम है, एक पत्राचार शिक्षा है, ठीक है। ये दूरस्थ शिक्षा, अभी आपने एनआईओएस डीएलएड को सुना होगा, इसी के तहत बेचारे अब तो बाहर हो चुके हैं। वैसे बिहार शिक्षक भर्ती में किसी का सिलेक्शन भी हो चुका था, लेकिन किसी कारणवश वो समस्याओं में पड़े हुए हैं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। चलेगा, पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या हो सकता है? पत्राचार शिक्षा का माध्यम मुद्रित शिक्षा प्रणाली है, जो डाक के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेषित की जाती है। पत्राचार शिक्षा का मतलब ये होता है, जब आप एनआईओएस से डीएलएड करते थे तो उस समय कॉलेज वाले आपको डाक से आपके घर पूरा सब कुछ भिजवा देते थे, ठीक है। तो पत्राचार शिक्षा आपकी वही होती थी, ठीक भैया। चलिए, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहां तक की चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, एक बार मुझे कंफर्म करिएगा, ठीक है। काफी लेट से हम चल रहे हैं यार, थोड़ा सा हम तेज चलना चाहेंगे, है ना, काफी समय हो जा रहा है। कहाँ मिट नहीं रहा है, चलिए सबसे ऊपर देखिएगा, कहा जा रहा है वैदिक कालीन शिक्षा का क्या तात्पर्य है? वेद पर आधारित शिक्षा या गुरु के घर या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा कहलाती थी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है वेद पर आधारित शिक्षा, पहले की जो शिक्षा हुआ करती थी उस समय गुरुकुल हुआ करता था, ठीक है। गुरुकुल में क्या किया जाता था कि आपको ठूस ठूस कर ज्ञान भरा जाता था। आज की जो शिक्षा हमारी है
वो बाल केंद्रित शिक्षा है, लेकिन पहले की जो शिक्षा हमारी थी वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, ठीक है। और वैदिक कालीन की जो शिक्षा हमारी थी मेरे भाई, वो जो है शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। शिक्षक जैसे चाहता था, चाहे वो डंडे के बल पर अनुशासित कायम करे या किसी भी तरह से मार काट कर आप अनुशासन बनाना है, लेकिन आज अगर किसी बच्चे को आप एक डंडा दे दीजिए तो अभी 1 घंटे बाद उसकी गार्जियंस आपके सर पर खड़े हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आज की शिक्षा में और पहले की शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर आ गया है, ठीक है। चलेगा। वेद कितने होते हैं? वेद आपके 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आप कहेंगे ऋग्वेद है, ठीक है। सा विद्या या विमुक्ति का क्या अर्थ है? ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके, इसका अर्थ होगा सा विद्या या विमुक्ति का अर्थ होगा, ठीक है। अगला कहा जाए प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता है? भाई प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को हम गुरुकुल शिक्षा क्यों कहेंगे? क्योंकि यह शिक्षा जो है गुरु या घर, ठीक है, और गुरु घर या कुल में प्राप्त होती थी, ठीक है। गुरुकुल शिक्षा या कहा जा रहा गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता था, ठीक है। तो यह शिक्षा जो है, यह शिक्षा गुरु के घर पर प्राप्त होती थी, ठीक है। इसी कारण इसे हम गुरुकुल शिक्षा कहते थे। आज गुरुकुल सब खत्म हो गया है। पहले जो हुआ करता था, ठीक है, पहले जहां गुरु रहते थे, ठीक है, चाहे वो जहां मन कहे तहां रहे, वही आपको जाना होगा शिक्षा ग्रहण करने। अब तो गुरु ही आपके यहां आ जा रहे हैं, है ना भैया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले की शिक्षा में और अब की शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्राचीन काल में एक वेद का ज्ञाता को क्या कहा जाता था? भाई पहले जो प्राचीन मींस पुराने काल में जब कोई अगर एक वेद का ज्ञाता हो जाता था तो उससे हम क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को हम स्नातक कहते हैं। आज तो आप बीए कर ले रहे हैं तो आप स्नातक कहला रहे हैं, ठीक है। चलेगा। ये सब सारी चीजें आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मेरे भाई, ठीक है। आप इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज मत करिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है इसी तरह से आप हंसते खेलते हुए सारे सिलेबस को मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। पर डे आपके बीच में अब इसी तरह से लेक्चर चलेगा, आपको परेशान नहीं होना, हर चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। चलेगा। कहा जा रहा दो वेद के ज्ञाता को हम क्या कहते थे? दो वेद को ज्ञाता को हम देख सकते हैं प्राचीन काल में दो वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? तो दो वेद को ज्ञाता को हम वसु कहते थे, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे द्विवेदी कहते थे, नहीं, ठीक है, चलेगा, वसु कहते थे। अगला क्वेश्चन कहा जाए प्राचीन काल में तीन वेद की ज्ञाता को हम क्या कहते थे? प्राचीन काल में तीन वेद की ज्ञाता को हम रुद्र कहते थे। और प्राचीन काल में चार वेद की ज्ञाता को हम क्या कहेंगे? आदित्य कहते हैं, जिसका नाम आदित्य होगा। आप समझ लीजिएगा भैया कि आपको चारों वेद का नॉलेज है, ठीक है। चलेगा। अगला क्वेश्चन आपके बीच में, चलिए ये हो गया, कहां गया? हाँ ठीक है, चारों वेद तक तो हो गया, मैंने बता दिया, ठीक है। चलिएगा अब आगे देखिएगा, थोड़ा सा इसे इरेज किया जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, आप खुद देखिएगा, जब तक हम इरेज करें या जब तक हम कुछ करें, ठीक है, आपका भी भैया कर्तव्य बनता है कि आप भी पढ़िए, ठीक है। आप भी बेहतर तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे तभी तो मजा आएगा, है ना। अब अकेले हमारे भरोसे छोड़ देंगे। चलिए कहा जा रहा वैदिक कालीन 5 वर्ष, ठीक है, ये तो आदित्य हो गया। वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद, ठीक है, 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता था तो कौन कौन संस्कार किया जाता था? भाई वैदिक शिक्षा जो थी हमारी, जब आप 5 वर्ष की शिक्षा पूर्ण कर लेते थे, ठीक है, जब आप 5 वर्ष की शिक्षा पूर्ण कर लेते थे, जब गुरुकुल में प्रवेश लेते थे, ठीक है, तब कौन कौन सा संस्कार किया जाता था? तो यहां देख सकते हैं चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता था, ठीक है। कौन सा कर्म? आप कहेंगे चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये सब सारी चीजें आप मेरे हिसाब से अभी तक पढ़ के नहीं आए होंगे, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। कहा जा रहा है गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन कौन से संस्कार कराए जाते हैं, ठीक है। जब आपका बच्चा गुरुकुल में जा रहा पढ़ने के लिए तो आप कौन कौन सा संस्कार कराएंगे? उपनयन संस्कार कराएंगे, ठीक है। उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? दिमाग में जरूर आ रहा होगा, ठीक है। कहा जा रहा है उपनयन का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास ले जाना, ठीक है। विद्यार्थी जीवन की संपत्ति पर कौन कौन संस्कार होता था, ठीक है।
विद्यार्थी जीवन की संपत्ति पर या समाप्ति पर, ठीक है, संपत्ति में बढ़ रहा था, ठीक है। विद्यार्थी जीवन अगर आप समाप्त कर रहे हैं तो आपको कौन कौन संस्कार होता था? समापवर्तन संस्कार होता था, ठीक है। अब डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा है? तो डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के मत में जो है, बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था, ठीक है। हालांकि कभी ये क्वेश्चन आया नहीं है यार, ठीक है। ये डॉक्टर आर के मुखर्जी, ठीक है, इसे आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है बौद्ध शिक्षा की जो शिक्षण विधि क्या थी? तो बौद्ध शिक्षा की जो शिक्षण विधि हमारी थी वो मौखिक विधि थी, ठीक है। कौन सी विधि थी? आप कहेंगे वो हमारी मौखिक विधि थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन था, हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं? आप एक बार थोड़ा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा। वैसे इसमें यार समझाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, अन्यथा की स्थिति में मैं एक एक चीजों को आपसे बताता, ठीक है। चलिएगा, सबसे ऊपर देखिए कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व है? भाई इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व हो सकता है? तो देख सकते हैं इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था। मोहम्मद साहब कहा करते थे कि दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो मोहम्मद साहब थे उनका जो कहना ये बिल्कुल 100% कहीं ना कहीं सही है। आप किसी को दान कितना भी कर दीजिए, है ना, लेकिन यार जब आपके घर के सदस्य, आपका बच्चा निरक्षर रह जाए तो आपके दान पुण्य करने से क्या मतलब निकल रहा? कोई मतलब नहीं निकल रहा, है ना। बात समझ रहे हैं या नहीं? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हुमायूंनामा किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, ठीक है। हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा है, जो एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखा? आप कहेंगे गुलबदन बेगम ने लिखा है, और ये गुलबदन बेगम थी कौन? बाबर की पुत्री थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मकतब में प्रवेश की आयु क्या होती थी? तो मकतब में प्रवेश की आयु 4 से 5 वर्ष होती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रवेश के समय कौन कौन सा संस्कार, कहां प्रवेश के समय? मकतब में प्रवेश के समय, ठीक है। कौन कौन सा संस्कार किया जाता था? तो आप कहेंगे बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। इसमें बालक 4 वर्ष तक जो है 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था, ठीक है, तब इसमें आपका प्रवेश हो जाता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक शिक्षा शास्त्री ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की जो है पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। कथन किसका है? यह कथन, इतना अच्छा कथन कोई कह ही नहीं सकता अरस्तु के अलावा यार, ठीक है। चलिएगा, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी किसकी लिखी? ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी ये किसने लिखा है, ये पूछा जा रहा। आप कहेंगे जो है इस पुस्तक को एडम्स ने लिखा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से एडम्स नाम टफ है, ठीक है। गुलबदन बेगम ये भी नाम टफ है। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि जॉन एडम्स ने, ठीक है, अभी देखिए इनका नाम है जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया, ठीक है, कि क्या 2 आधारभूत स्तंभ बताए हैं, ठीक है। शिक्षा की प्रक्रिया के क्या 2 आधारभूत स्तंभ इन्होंने बताया है, समझिएगा, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है प्रक्रिया के आधारभूत स्तंभ बताए, ठीक है। जॉन एडम्स ने शिक्षा के प्रक्रिया के जो है अध्यापक और छात्र को, ठीक है, 2 आधारभूत स्तंभ बताए हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब आप नहीं पढ़ेंगे तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, या आप पढ़ना चाह रहे हैं, हम नहीं पढ़ाएंगे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, है ना। तो इसलिए छात्र और शिक्षक इन दोनों स्तंभ का होना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला कहा जा रहा है शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान है। यह कथन किसका है? यह कथन आपका जॉन डेवी का है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है यह कथन किसका है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं। यह कथन आपका फ्रॉबेल महोदय का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कथन, देखिए लगातार कथन ही कथन दिए गए हैं। शिक्षा आंतरिक जीवन एवं बाह्य संस्कार के मध्य समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है। ठीक है, और अगला आपसे कहा जा रहा, ध्यान दीजिएगा, जो है कहा जाए शिक्षा व्यक्ति की एक शक्ति का विशेष रूप से जो है मानसिक शक्तियों का विकास कराती है, जिसमें कि वह परम सत्य शिव और जो है सुंदर के चिंतन का अध्ययन उठा सके। यह कथन किसका? अरस्तू का है। और लास्ट क्वेश्चन आपके बीच में, अब कथन में हम क्या ही आपको बताएं, ठीक है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं होती है ना। शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्म का उत्कृष्ट विकास हो। यह कथन महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, बट अगर कहीं कोई दिक्कत है, ठीक है, बिल्कुल आप मुझे जरूर बताइएगा, है ना, क्योंकि आपका फीडबैक ही मुझे बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। जब आप अपना फीडबैक मुझे देंगे, हाँ समझ में आया है या नहीं आया है, तो मैं अपने पढ़ाने के तरीकों में और भी परिवर्तन करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।